बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, जिस तरह टाइम गुजरता जा रहा है, सेनेट का इंतखाब मज़ीद दिलचस्प होता जा रहा है। चेयरमैन सेनेट के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन दोनों सरतोड़ कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह अपना उम्मीदवार कामयाब करा दें। शिबली फराज साहब ने एक स्टेटमेंट दी और शिबली फराज साहब कहते हैं कि हर हरबा इस्तेमाल किया जाएगा चेयरमैन सेनेट को मुंतखब करवाने के हवाले से। सादिक संजरानी साहब की बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अगर ओपोजिशन फाउल गेम प्ले करती है तो क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें। इसके साथ आज एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ और बड़ी दिलचस्प न्यूज़ भी सामने आई और वो न्यूज़ MQM की जो सेनेटर हैं, नौ मुंतखब सेनेटर खालिदा अतीब, जो कि अभी इद्दत में हैं उनके शौहर की वफ़ात के बाद। लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो MQM के रहनुमा हैं, उन्होंने खालिदा अतीब को कांटेक्ट किया और उन्हें कहा कि आप इस किसी मुफ्ती से फतवा ले लें कि आप इलेक्शन में वोट डालने जा सकती हैं या नहीं। यानी आप देख सकते हैं कि कितने जो है सनसनीखेज मराइल में ये मार्का है और किस तरह से सरतोड़ कोशिश की जा रही है कि अपना उम्मीदवार सेलेक्ट किया जाए। MQM की 3 सीटें सेनेट में, अगर खालिदा अतीब ने वोट ना दिया तो 2 रह जाएंगी। हुकूमत के पास वैसे ही नंबर गेम कम है, ज़्यादा तादाद चाहिए, तो इस वजह से हुकूमत की जानिब से इत्तेहादियों पर प्रेशर भी है। दूसरी जानिब यूसुफ रज़ा गिलानी को इलेक्शन कमीशन की जानिब से अहल करार दे दिया गया और इनकी जो है वो सेनेटरशिप, इसका नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। इस हवाले से आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में समात हुई तो तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त थी कि नाअहल किया जाए यूसुफ रज़ा गिलानी को, उसको मुस्तरद कर दिया गया। अलबत्ता अली हैदर गिलानी की दरख्वास्त के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और नोटिफिकेशन में कहा गया है कि दो जो पार्टीज़ हैं वो अपनी राय दें और उनको नोटिस जारी करके बाकायदा तौर पर हियरिंग की जाएगी इस मामले की। इलेक्शन कमीशन में आज सारा दिन क्या होता रहा, वकार अली सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वकार कवर करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। वकार पे जाने से पहले मैं अपने पैनलिस्ट का आपको इंट्रोड्यूस करा दूं, उनका तारुफ आपसे करा दूं। सेनेटर ताज हैदर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। निहाल हाशमी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा हमारे साथ मौजूद होंगी, रहनुमा तहरीक इंसाफ की। वकार मैं आपकी तरफ आता हूँ, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो समात हुई है ये हमारे नाजरीन को ज़रा सम अप कर दें कि आज पूरा दिन समात में क्या हुआ और उसके बाद जो फैसला आया कि अली हैदर गिलानी साहब की वीडियो पे जो है वो उसके हवाले से नोटिस जारी कर दिए गए हैं, साथ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जो है अहल करार दिया गया है। तो क्या कुछ होता रहा आज इलेक्शन कमीशन में पूरे दिन? पहली बात तो ये कि कमर आज ये एप्लीकेशन जो थी ये रुकन कौमी असम्बली है, आलिया कामरान जो पार्लिमानी सेक्रेटरी है, ये उनकी एप्लीकेशन थी। गुज़श्ता रोज़ जो एप्लीकेशंस आई थी उनमें उन्होंने ऑब्जेक्शंस लगाई थी, कुछ लीगल थी और उनको ये कहा था कि आप अपनी जो एप्लीकेशन है इसको अमेंड करें और इसमें जो 2 लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं, कैप्टन जमील और फ़हीम खान की, जो रुकन कौमी असम्बली है, उनको भी फरीक बनाएं, तब इस दरख्वास्त पे कार्रवाई होगी। आज ये जो दरख्वास्त ज़ेर समात आई है इसमें अगर आप प्रेयर्स देखें तो 2 किस्म की हैं। एक ये है कि इनका नोटिफिकेशन रोक दिया जाए, ठीक है। दूसरी बात ये कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब जो यानी जब से सेनेट इलेक्शन हुआ है तो फैसल वावडा हो या कोई और रुकन हो, सब के खिलाफ जो है वो दरख्वास्तें आ रही हैं कि जी इनका नोटिफिकेशन रोका जाए, इनका रोका जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने एक बिल्कुल क्लियर लाइन ली है कि वो किसी भी रुकन का नोटिफिकेशन नहीं रोक रहे, बल्कि कल की जो अल्ताफ़ इब्राहिम है जो सीनियर मेंबर हैं जो पंजाब से इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने कल एक बड़ी एक स्टेटमेंट यानी जो रिमार्क्स दिए वो ये है कि वो उन्होंने कहा कि जी हम अगर नोटिफिकेशन तो सबका जारी करेंगे, लेकिन हम नोटिफिकेशन को कलादम भी करार दे सकते हैं और पूरा यानी रीपोल भी कर सकते हैं। ये उनके रिमार्क्स थे कि यानी ये ना लिया जाए कि जी हम यहाँ से किसी को अगर किसी का नोटिफिकेशन नहीं रोक रहे तो आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन पे प्रेशर है कलमा पढ़ के कहने की, ऐसे रिमार्क्स देने की, क्यों न बताई क्या वजीर आजम की तकरीर ने इलेक्शन कमीशन पे दबाव डाला? हम ये जानते हैं सेनेटर ताज हैदर साहब से, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। ताज हैदर साहब, वकार सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो इलेक्शन कमीशन कवर करते हैं। वो कहते हैं कि आज जो मेंबर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली खैबर पख्तूनख्वा से हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि हम अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं। तो ऐसी नौबत क्यों पेश आई, आप क्या समझते हैं? मेरे ख्याल से ये जो उल्टी सीधी बातें हो रही हैं तो उसकी वजह से कुछ दबाव डालने की कोशिश की जा रही है।
मतलब अगर एक मिनिस्टर कहता है कि हम हर रुपया इस्तेमाल करेंगे, जो कि खुली करप्ट प्रैक्टिस है, दूसरा मिनिस्टर वही 200 साल पुरानी बात कह रहा है कि फला फला जो है वो रियासत के उम्मीदवार हैं। इनकी मेरी समझ में नहीं आता कि वो तमाम तरीके कि जो अवाम को दबाने के लिए और अवाम की जमातों को दबाने के लिए इतने दिन से इस्तेमाल किए जा रहे हैं और जिनकी वजह से कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ मुल्क तबाह और बर्बाद हुआ है, तो उनको इतने फखरिया क्यों कहा जाता है? यानी मैं अगर मेरी जबान से गलती से ऐसी चीज निकल आती तो मैं शर्मिंदा होता और मैं सबसे माफी मांगता। लेकिन ये दो मिनिस्टर्स हैं जो इतने अकड़ के कहते हैं कि जी वो रियासत के उम्मीदवार हैं। किसको धमका रहे हैं ये उनको धमका रहे हैं जिनकी जिंदगियां जेलों में कट गई। ये किसको धमका रहे हैं कि जिनके साथ हमेशा नाइंसाफी हुई है। मुसर्रत जमशेद साहिबा, आपसे जानना चाहूँगा, आप लोगों की तादाद कम है सेनेट के, अगर ओवरऑल नंबर गेम्स को देखा जाए, किस तरह से मुंतखब कराएंगे सादिक संजरानी साहब को? और यही तादाद जब ओपोजिशन की कम थी नेशनल असम्बली में, तो आपने कहा कि कम तादाद से किस तरह से लड़ रहे हैं और ये खुली जो है वो धांधली हुई है, खुला पैसा चला है। अब अगर सादिक संजरानी साहब इलेक्ट हो जाते हैं तो हम क्या ये ना समझे कि आपकी जानिब से भी फिर पैसा चलाया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि जिस तरह से ट्विस्ट करके और उसको बिल्कुल चेंज करके जो हमारे जो आई एम सॉरी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की स्टेटमेंट को मोल्ड करके बताया जा रहा है, लेट मी क्लियर इट टू यू कि ऑपोजिशन ने जिस तरह के हथकंडे ओपनली इस्तेमाल किए, वो मीडिया के ऑडियो वीडियो दोनों शक्ल में, और फिर जो जादू हुआ वो आप सब ने देखा। और वैसे भी वो तो जादूगर भी हैं और खिलाड़ी भी हैं और उनको पैसे का जादू चलाना आता है। लेकिन जो हमने बात की है वो ज़रा दोबारा सुन लें ताकि किसी को कोई गलत फहमी ना रहे कि जितने भी जमहूरी, सियासी और कानूनी हथकंडे हैं वो हम सारे इस्तेमाल करेंगे। तो आप मुझे जैदी साहब प्लीज़ गाइड कर दें कि क्या हमें जमहूरी, कानूनी और जो सियासी हथकंडे हैं वो इस्तेमाल करने की भी इजाजत है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारी बातों को देखें, अगर कोई हमें ज्वाइन कर लेता है, जिस तरह के जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो आपको पता है कि वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, फिर जो भी हमसे बन पड़ा, हम ऑफ कोर्स हर सूरत में सादिक संजरानी साहब को चेयरमैन बनाने की हर लेवल पे हम जो है ना वो एफर्ट करेंगे, और ये हम जमहूरी हक निहाल हाशमी साहब से मैं जानना चाहूंगा, निहाल हाशमी साहब कितने पुरुमीद हैं पीडीएम जो है यूसुफ रजा गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट मुंतखब करा लेगी? क्योंकि हुकूमत की जानिब से भी फुल कोशिश की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बज़ाहिर तो और जो अदली तरीका है और जो जमहूरी तरीका है उसके मुताबिक तो यूसुफ रजा गिलानी साहब नो डाउट कि वो जीत चुके हैं। और मैं समझता था कि हुकूमत एक फराग दिली का मुजाहरा करेगी और वो शायद अपने कैंडिडेट को ना नाफिज करे और वो कहे ठीक है जी अनअपोज आ जाए। माजी में भी एक रहा है जब जनाब रजा रब्बानी साहब सेनेट के चेयरमैन बने थे तो वो अनअपोज बने थे। तो एक अच्छी रिवायत है क्योंकि उनके अददी नंबर ज्यादा था और सारा कुछ तो हमने जाए कि हमारी पार्टी और पीपल्स पार्टी में बड़ी राइवलरी थी, मगर उसके बावजूद जमहूरी रिवायत तो हमने उसको कदर मंजिलत दी। सर अनअपोज किस तरह करेगी जब आप इस हफीज शेख के इलेक्शन की बात करते हैं, उनके नंबर ज्यादा होते हुए आपने उन्हें हरा दिया, तो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जमहूरी रिवायात को बरकरार रखते हुए आप लोगों का चेयरमैन सेनेट अनअपोज लगा दें? देखिए बात दरअसल ये है कि कल जनाब शिबली फराज साहब हमारे भाई हैं, हमारे साथ सेनेट में है वो, तो उन्होंने जो कल बात की है तो फिर तो कानों को हाथ लगाना पड़ता है। वो कह रहे हैं कि हम हर अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करेंगे। नहीं, वो कह रहे हैं जमहूरी और कानून के मुताबिक हर नहीं, उन्होंने कहा हम बाई बुक नहीं जाएंगे। अब आप अगर बाई बुक नहीं जाते हैं तो फिर आप इसके माने क्या है कि यू विल यूज ऑल द अनफेयर मीन्स। तो ये तो वैसे ही पहली स्टेज पे नाअहल हो जाते हैं। तो फिर पीडीएम बाय बुक गई है जी, पीडीएम बाय बुक गई है जी, पीडीएम बाई बुक इस तरह से गई है कि जो जमीर के सौदा जिन्होंने नहीं किया और जो अपने जमीर के मुताबिक वोट दिया
अगर पीडीएम बाई बुक नहीं गई है तो फिर पीटीआई का फर्ज बनता है कि उन नहीं तो लोगों पर तहरीके इंसाफ तो कहती है हमने स्टिंग ऑपरेशन करके आपको एक्सपोज कर दी है। अच्छा प्लीज आप सुन तो ले पहले, लेट मी फिनिश। अगर हम बाई बुक नहीं किया और हमने कोई अनफेयर मीन्स की है तो फिर ये फर्ज बनता है पीटीआई का, और उनके पास रिसोर्स है, उनके पास गवर्नमेंट है, कि वो एजेंसी से पता करे कि उनके कौन से एमएलए थे जो बिक गए थे या जो जिन्होंने अपने जमीन को सौदा किया। नाज़रीन हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। और अब 10 का इलेक्शन की बात करेंगे। 10 का इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एलामिया भी हो गया। आपको अपडेट देते चलें, 18 मार्च को ये इलेक्शन होने थे, लेकिन अब ये इलेक्शन आगे ले गए हैं, 10 अप्रैल को इलेक्शन होने हैं। और मुमकिन तौर पर हमारे ज़राए ये बता रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि इस इलेक्शन में जो सिक्योरिटी इंतज़ामात हैं वो फ़ौज और रेंजर्स के हवाले ECP रिक्वेस्ट कर सकता है कि फ़ौज और रेंजर्स के हवाले ये इलेक्शन किए जाएं। इस पर मैं कमेंट लेना चाहूँगा। और साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इस केस की समाअत हुई है, और जिसमें जस्टिस जो है सज्जाद अली शाह, उनकी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आई है। और जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि अगर कोई शिकायत नहीं भी आई तो उसकी जांच पड़ताल कर सके। बात ये हो रही थी कि 20 पोलिंग स्टेशंस के हवाले से शिकायत आई थी, तो पूरे हल्के में पोलिंग रीपोलिंग का क्यों कह दिया गया? इस एतराज़ को लेकर जो हैं तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए। ताज हैदर साहब से पूछेंगे। ताज हैदर साहब, अगर इस इलेक्शन की जिम्मेदारी, जिस तरह से आपने देखा कि इसमें कितना क्योस क्रिएट हुआ, रेंजर्स और फौज को दे दी जाती है और इलेक्शन कमीशन खुद रिक्वेस्ट करता है, तो इस डेवलपमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं? और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वाज़े तौर पर जस्टिस सज्जाद अली शाह ने यह कह भी दिया कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियारात हैं कि अगर शिकायत नहीं भी आई और रीपोलिंग का हुक्म देता है तो उसके पास आइन के तहत ये इख्तियार हासिल है कि वो रीपोलिंग पूरे हल्के में उसका हुक्म दे सकता है। जी बिल्कुल दुरुस्त है। और सुप्रीम अगर इलेक्शन कमीशन मुतमईन नहीं है और आप खुद कह रहे हैं कि एक क्यास मचा था, तो फिर अगर वो दे रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये दुरुस्त है। और बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, जैसे वो फैसला करें इस बात का। लेकिन इस बात को मैं अप्रिशिएट ज़रूर करता हूँ कि वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हर किस्म की गुंडागर्दी को रोकने का तहैया किया हुआ है। जहाँ तक ये फौज और रेंजर्स की निगरानी की बात है, तो अभी ये फैसला हुआ नहीं है, तो मेरे लिए कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन ये कि फौज ने 2018 के इलेक्शन कराए थे, जिसमें जबरदस्ती 3 लाख से ज्यादा पोलिंग एजेंटों को काउंटिंग के बाद बाहर फेंका गया था, तो हमारा तजुर्बा कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। सर, आर्मी चीफ साहब का GB इलेक्शन से पहले बयान आया था कि हम तो इस इलेक्शन में हैं ही नहीं, लेकिन इसके बाद भी धांधली का अगर हो सकता है रोना रोया जाए, DG ISPR की जानिब से कहा गया था। तो फौज तो कहती है कि हम इलेक्शन से दूर भागते हैं, ये इलेक्शन कमीशन हमें बुलाती है और इलेक्शन कमीशन के कहने पर जब हम हिफाजत करते हैं तो धांधली शुरू हो जाता है। ऐसा होना चाहिए वैसे आइडियली? नहीं, इलेक्शन कमीशन जो है उसको इख्तियार है कि वो किसी भी इदारे को बुला सकता है। लेकिन पिछला जो इलेक्शन कमीशन था उसकी निगरानी में ये तमाम चीज हुई थी। 78,471 फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे हैं, जिनमें से 128 फॉर्म 45 ऐसे हैं जिस पर पोलिंग एजेंटों के दस्तखत। अब उस वक्त का इलेक्शन कमीशन ये कह रहा था कि साहब अपनी हार देख के पोलिंग एजेंट चले गए थे, तो जीतने वालों के पोलिंग एजेंट कहाँ थे? ठीक, तो ये तमाम चीजें जो हैं ये अब ये बहुत पुरानी हो चुकी हैं। और मेरे ख्याल से जनरल अगर इस बात का इजहार कर रहे हैं
कि ये मदाखलत नहीं होगी, तो पूरी कौम इसको वेलकम करेगी। ठीक हो गया। मुसर्रत साहिबा, आप लोगों का इतराज़ है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये अभी इस हवाले से शवाहिद भी तलब किए गए हैं, रिकॉर्ड भी इलेक्शन कमीशन से मांगा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आई है, जो बज़ाहिर आप लोगों का इतराज़ है कि 20 हलकों में आप लोगों ने कहा कि 20 पोलिंग स्टेशन पे आप लोगों ने कहा कि धांधली हुई है या शिकायत हैं, नून लीग लेके गई मामला, लेकिन जस्टिस सज्जाद अली शाह कहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, वो पूरे हल्के में रीपोल कह सकती है अगर वो सेटिस्फाई ना हो। किस तरह से देखती हैं इस ऑब्जर्वेशन को? देखिए जैदी साहब, मैं इसका जवाब आपको देती हूँ। अभी पहले जब हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, तो निहाल भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि गवर्नमेंट को फराख दिली का मुजाहरा करना चाहिए। तो मेरा ये सवाल है कि ये फराख दिली का मुजाहरा जब शेख हफीज का और गिलानी साहब का इलेक्शन था, तो उस वक्त अपोजिशन की तरफ से क्यों नहीं किया गया? इन्होंने ये जो छांगा मांगा की मंडी लगाई और वो बेजमीर लोगों ने जो बाजमीर सर्विस लॉन्च की और नोट दिखा के इन्होंने लोगों के जमीर चेंज किए, तो उस वक्त इनको ये क्यों भूल गया था? अब आ जाते हैं डस्का के इलेक्शन पे। देखें, डस्का का इलेक्शन अपनी नौयत का, इसके ऊपर जो फैसला आया इलेक्शन कमीशन का, वो मेरी समझ से बालातर इसलिए है कि जो कैंडिडेट थी नौशीन साहिबा, उनकी तरफ से जो फर्स्ट एप्लीकेशन आई है उसको आप पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी। शी रिक्वेस्टेड, उनकी दरखास्त ये थी कि 23 जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके ऊपर रीपोल कराया जाए। ऐसे हमने कभी नहीं देखा कि जो एप्लीकेंट हो उसकी डिमांड कुछ और फैसला कुछ और आ जाए। तो ये पूरे इलेक्शन को जो पहले जो मरियम जो नवाज थी, उसने जाके इन पोलिंग स्टेशंस को निशाना बनाया। उसके बाद उसकी तरफ से ये स्पीच में एक फरमाइश आई थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे उनके वालिदे मोहतरम ने 2/3 मेजोरिटी की फरमाइश की थी और 5 बजे ही अपनी विक्ट्री स्पीच कर दी थी। नहीं, तो मुझे ये नहीं समझ आ रही, डर तहरीके इंसाफ को डर क्या है? मतलब यानी अगर रीपोल हो जाए, आपको अगर जो वोटर्स इंटैक्ट हैं वही वोटर्स आपको आके दोबारा वोट डालेंगे, तो इसमें डर कैसा है? नहीं, देखें, डर तो बिल्कुल भी नहीं है, डर की बात नहीं है, बात असूल की है, बात प्रिंसिपल की है, बात बात अगर इंसाफ असूलों की की है। बात पे करें, कानून की बात पे करें, बाय बुक चलें, तो इलेक्शन कमीशन के पास ये मुकम्मल इख्तियार भी, ये तो आप सुप्रीम कोर्ट लेके गए हैं, तब सुप्रीम कोर्ट ने आपकी दरखास्त पे दिया है नोटिस। देखिए, वो तो हम इसीलिए तो हम आगे जाके कोर्ट्स के अंदर जा रहे हैं और हम इंसाफ लेने के लिए हम जो अवेलेबल जो कानूनी ऑप्शंस हैं, आईनी ऑप्शंस हैं, जो हमारा आइन और कानून हमें देता है, वो तो हम अवेल करने का हक रखते हैं ना। जी बिल्कुल बिल्कुल हक रखते हैं। इम्पोर्टेंट चीज है, अभी जो बात हो रही थी कि जब ये इलेक्शन हुआ, तो एक इलेक्शन के अंदर इन्होंने जिस तरह से देखें, वो जीत जाते या हम जीत जाते, एक सीट से ना किसी की सियासत शुरू होनी थी ना खत्म होनी थी, लेकिन इन्होंने उसको खूनी इलेक्शन में कन्वर्ट किया। जो गैर जिम्मेदारी की स्टेटमेंट्स आई एक्स प्राइम मिनिस्टर शायद खाकान अब्बासी साहब से लेकर के इनकी जो लीडर सो कॉल्ड थी मरियम और उसके अलावा बाकी तमाम लोगों की, इन्होंने सिचुएशन को प्रोवोक किया और इन्होंने वर्कर्स के ऊपर सीधी गोलियां चलाई। उसके बाद खुद तो देखें, फौज को बीच में घसीटना, उनको इनवाइट भी खुद करना और फिर उनको मिलाइन करना। तो मेरा ये मानना है कि अगर ये इतना ज्यादा क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं उनके आने पे और ना आने पे, तो ये पिछले हमें 2 साल हुए, 72 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए, तो 70 सालों में इन्होंने किया क्या? ये किसी न किसी शक्ल में इक्तदार में रहे, तो इन्होंने क्यों इस तरह से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं की? और अभी जब फर्स्ट टाइम हमने बात की है तो उसमें ये हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं है। अब आप लोग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर रहे हैं, इस पे ओपोजिशन आप लोगों के साथ बैठेगी या नहीं, इस पर बात करते हैं। इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा, काबीना के इजलास में भी इस पर डिस्कशन हुई है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लाया जाएगा और ये तमाम मामला एक ही दफा खत्म कर दिया जाएगा। निहाल हाशमी साहब, आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम आए, इस हवाले से अगर बिल सेनेट में कौमी असम्बली में पेश हो तो मुस्लिम लीग नून बाकायदा तौर पर हमायत करेगी इसकी? बात ये है कि हम देखते हैं, ताज भाई बैठे हैं, हम दोनों लॉ कमेटी में रहे, इसकी वेटिंग होती है, इस पे बड़े दलाइल होते हैं, हियरिंग होती है। इस तरह से कोई बिल पास नहीं होता है, इसमें सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाता है, पब्लिक एट लार्ज आते हैं, लीगल फ्रेटर्निटी के लोग आते हैं, आपकी सहाफी बरादरी आती है, सबसे राय ली जाती है और उसके बाद हाउस में एक ओपन डिबेट होता है और उसके बाद कहीं पे कोई तरमीम करना हो तो वो उसके बाद होता है। ये ऐसे थोड़ी खाला जी का घर है कि गवर्नमेंट ला के भेज देगी और हम उसको साइन कर देंगे और कहेंगे हाँ इट इज अ लॉ, नहीं, ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात,
चोर डाकुओं के साथ बैठना शायद पसंद नहीं करेंगे इमरान खान साहब और मौजूदा हुकूमत। इन्होंने पार्लियामेंट में कल जो तकरीब परसों 6 तारीख की है, आप देखिए इसी तरह वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मियां नवाज शरीफ साहब ने और मोहतरमा ने भी लिया था। उन दोनों की तकरीर उठा के देख लें, मोहतरमा ने इंग्लिश में तकरीर किया था, उन्होंने इन्वाइट किया था कि हम अपोजिशन को बुला के कहते हैं आए बैठे, डेमोक्रेसी इज ए कॉमन एजेंडा, कॉमन गोल, और ये मुल्क हमारा कॉमन है, आगे बढ़ते हैं हम, ये प्रैक्टिस को हम पीछे छोड़ते हैं। मगर इमरान खान साहब ने उसके बदले में क्या कहा? यूसुफ रजा गिलानी को करप्ट तरीन इंसान का, नवाज शरीफ को डाकू का, जरदारी साहब को और उनसे आप तवक्को रखते हैं कि मैंने ये किस तरह की सियासत कर रहे हैं? ये गली मोहल्ले की देखिए ना, मैं आपको एक बात करना चाहता हूँ साहब, मेरी मोहतरमा बहन के साथ सद एहतराम, अगर कोई आदमी गली मोहल्ले का खड़ा होकर चौराहे पे कोई जोर से गाली बके, धमकी दे, अकेला चौक पे, उसको गुंडा कहा जा सकता है, उसे हम ताकतवर नहीं कहते। नहीं तो ये खान साहब को कह रहे हैं आप जी? ये खान साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं आप? जी जी, मैं सबकी तरफ कह रहा हूँ। आप देखिए, आप गुंडा तो हो सकते हैं मगर आप ताकतवर नहीं है। आप पार्लियामेंट की सेंटिटी को पामाल कर रहे हैं। प्लीज वहां पे इस तरह के अल्फाज ना कहें जो आपको आपका मुंह चिढ़ा रहा हो। आपने जिस आदमी को लेके यूसुफ रजा गिलानी के मुकाबले में लाए, ये वही साहब हैं जो कि IMF के और ईस्ट इंडिया कंपनी को नुमाइंदे हैं। ये वही साहब हैं जो मोहतरम जनाब परवेज मुशर्रफ साहब के साथ भी थे और यूसुफ रजा गिलानी के कैबिनेट में भी थे। तो ये तो पाकिस्तान के सियासी एंटिटी नहीं है, ये तो एक IMF के नुमाइंदे हैं। तो हम कैसे एक IMF के नुमाइंदे को पाकिस्तान में एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के मुकाबले में तरजीह दें और उसे इलेक्शन जितवाएं? ये नामुमकिन है। पाकिस्तान के लोगों ने ये फैसला किया और IMF को शिकस्त दिया। ठीक, ताज हैदर साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिस्टम है, अगर इससे मुतल्लिक बिल आता है, या इसके अलावा आप लोगों की पार्टी के मेंबरान ने कहा था कि सेनेट इंतखाबात के बाद देखेंगे, आईनी तरमीम करनी होगी ओपन बैलेट्स के हवाले से, तो क्या ये तरमीम अब हाउस में आएंगी, ओपोजिशन हुकूमत का साथ देगी, दोनों मिलकर करेंगे, कि क्या होने वाला है आगे? इलेक्ट्रॉनिक जो है हम सबसे बड़े उसको चाहते थे, लेकिन उनकी मशीनें भी टेस्ट की गई थी, ये थी अगर उसके अंदर गलतियां हो सकती हैं या मैनिपुलेशन हो सकते हैं, इंडिया में हुए हैं, तो फिर हमें बड़े सोच समझ के आगे बढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक का तो ये है। दूसरे ये कि ये जो कहा जा रहा है ना कि ट्रेसेबल होना चाहिए, तो मौजूदा जो सेनेटर इलेक्ट करने का तरीका है उसके अंदर आप ट्रेस कर सकते हैं। मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि आइडेंटिफाई हो सकता है, और वो इसलिए कि इसमें स्टैंप नहीं लगती है, इसमें नंबर्स डाले जाते हैं तरजीहात के 1 2 3 4 5 करके, तो हैंड राइटिंग के जरिए आप पहचान सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले आपको सॉलिड सबूत डालने होंगे कि कोई करप्ट प्रैक्टिस हुई है या पैसा लिया गया है, और अगर वो नहीं है तो फिर आप वोटर की सीक्रेसी का एहतराम करेंगे। लेकिन ये सब ड्रामा है कि जी वो बार कोड डाल दें, फला डाल दें। वोटर तो अपने हाथ से 1 2 3 4 5 लिख रहे हैं, उसकी हैंड राइटिंग। सर, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया हूं कि ये ट्रेस हो सकता है आपके मुताबिक, लेकिन अगर आईनी तरमीम की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी सपोर्ट करती है इस आईनी तरमीम को? नहीं पहलवान, क्यों आईनी तरमीम की जाए? ये जो है कि कौन सा तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए, ये टेक्निकल मामला है, और वो टेक्निकल मामला है। इसमें जो पहले आपने इलेक्शन एक्ट 2017 बनाया है, 2018 में आपने उसकी धज्जियां बखेर दी, जिसकी बुनियाद फॉर्म 45 थी, जिसकी बुनियाद थी कि सामने जो पोलिंग एजेंट के सामने गिनती होगी, उसकी आप धज्जियां बखेर, आप लाते रहिए रिफॉर्म्स, लेकिन उनकी धज्जियां बखेरते रहिए तो कुछ नहीं होगा। दूसरी बात मैं ये वाजे करना चाहता हूँ, निहाल भाई ने इशारा किया है, 2 निज़ामों का मुकाबला है। जो मेरा कैंडिडेट है उसने अपनी पहली तकरीर के अंदर गंदम के सपोर्ट प्राइस में 45% का इजाफा किया, और जिसके नतीजे में बम्पर क्रॉप्स हुई, और जो हम इंपोर्ट करते थे वो हम एक्सपोर्ट करने के काबिल। उसने FCR उठाने का फैसला किया। उसने जजेस जो कि डिक्टेटर ने बंद कर रखे थे, वहीं खड़े खड़े असेंबली के फ्लोर पे कहा कि मैं हुक्म देता हूं कि अभी जजेस को जो बंद कर रखा है उसको हटाया जाए। वो प्राइम मिनिस्टर है जिसने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया। तो ये एक निज़ाम है।
कि जो अवाम के हुकूक और अवाम के मफादात के लिए रखा गया है। दूसरी तरफ अगर वो लोग हैं कि जो IMF के उस पे चल रहे हैं और अवाम पे बोझ डाल रहे हैं, और या जिनके लिए ये कहा जा रहा है कि वो रियासत के नुमाइंदे हैं, या जिनके लिए ये कहा जा रहा है कि हम हर तरीका करेंगे, तो भाई कोई भी शख्स जो है वो फैसला कर सकता है कि IMF के एजेंटों के साथ जाना है या अवाम के नुमाइंदों के साथ जाना है। ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है। ठीक हो गया। ताज हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। और इस ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे पंजाब में तहरीके अदम एतमाद क्या PDM का टारगेट होगा, और इसके साथ साथ अब्दुल कादिर साहब के हवाले से भी बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। और अब हम बात करेंगे क्या PDM का टारगेट पंजाब हुकूमत होगा, क्या PDM अदम एतमाद की तहरीक ला सकती है और उस्मान बुज़दार साहब के वो हटाने के हवाले से कोई जिद्दोजहद हो सकती है। हमारे साथ मौजूद है निहाल हाशमी साहब, उनसे जानने की कोशिश करूंगा। निहाल साहब, क्या PDM का टारगेट पंजाब की हुकूमत है? PDM का टारगेट तो ये हुकूमत है, पंजाब भी इसी में शामिल है। PDM का टारगेट ये हुकूमत है, पंजाब इसका हिस्सा है। अगर पंजाब भी लपेटे में आता है तो आगे हमें कोई इतराज नहीं, मगर वी आर टारगेटिंग ये जो इंस्टॉल किया गया है सिलेक्टेड गवर्नमेंट, इसको हमने फारिग करना है। और पंजाब को तो लोग पंजाब की हुकूमत को फारिग कर देंगे, वो तो चुटकी बजाने वाली बात है, 2 मिनट का काम है, उसको फारिग करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और वैसे भी जो हुक्मरान उन्होंने पंजाब में दिया, और जो पंजाब आप देखते होंगे जो गंदगी का हाल है, जो लॉ एंड ऑर्डर का हाल है, जो रिश्वत का हाल है, जो महंगाई का हाल है, तो पंजाब के लोग तो आज बहुत ज्यादा परेशान है। पंजाब में तो कोई हुकूमत ही नहीं जिसको फारिग किया जाए, ये तो बस एक आम सी बात होगी कि पंजाब की हुकूमत पंजाब में, अच्छा पंजाब में हुकूमत नहीं है, मुशर्रफ साहिबा पंजाब में कोई हुकूमत ही नहीं है जिसको फारिग किया जाए, और बड़ा आसान है PDM के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो निहाल भाई ने जो पहले बात की, आपने उनको डबल टर्न दे दी, मैं पहले उसका जवाब दूंगी कि अगर कोई शख्स, कोई आदमी इस तरह की जुबान इस्तेमाल करे तो उसको तो इन्होंने गुंडा कह दिया, लेकिन इनको ये बताना पड़ेगा कि क्या हाउस के अंदर कोई गैर इखलाकी, कोई गैर पार्लिमानी लफ्ज का इस्तेमाल किया गया हो तो इनको पॉइंट आउट करना चाहिए। मसलन चोर, डाकू, करप्शन, इनके डिक्शनरी के अंदर जितने मर्जी आप सिविल होके देखें तो इनके इन लफ्जों का मतलब यही है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो मरियम जो गली मोहल्ले और चौकों और चौराहों पे ना सिर्फ उसने लोग जुबान इस्तेमाल की, बल्कि वो गैर इखलाकी वीडियो बनवाती हैं और उनकी धमकियां लगाती हैं, तो इसको फिर उनको हम गुंडी की टर्म इंट्रोड्यूस कराएं। फिर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गैर इखलाकी जुबान कोई भी इस्तेमाल करे, वो मरियम हो, वो बिलावल हो, जो बिलावल ने स्टेज के ऊपर PDM का फ्लोर यूज करके घर में बैठी हुई नॉन पॉलिटिकल खातून के लिए जो जुबान इस्तेमाल की, क्या वो जेब देती थी? तो अगर ये करें हम, तो फिर भी प्राइम मिनिस्टर ने कभी देखिए गुंडा गुंडी का अल्फाज ये ठीक नहीं है, ये टॉक शो में भी अच्छे सुटेबल नहीं लगते हैं, चाहे वो निहाल हाशमी कहें या आप कहें, गुंडा गुंडी के अल्फाज नहीं होने चाहिए। आप दोनों की पार्टी लीडर्स हैं, दोनों के एहतराम का रिश्ता होना चाहिए। तो फिर अगर खवातीन इस तरह की जुबान का इस्तेमाल करें तो वो फिर गुंडी हो गई, ब्लैकमेलर, मतलब हम सबको ये जिम्मेदारी आती है ना इस पे। अच्छा, अब अगली जहां तक रहेगी बात पंजाब की, अगर पंजाब में गवर्नमेंट नहीं है तो ये फिर नो कॉन्फिडेंस किसके ऊपर लेके आ रहे हैं? फिर ये इन्होंने जब इनको मुंह की खानी पड़ी प्राइम मिनिस्टर के जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उनको मिल गया तो वहां से आए बाएं शाएं करके ये पहुंच गए पंजाब में। तो देखें, ये इनका जमहूरी हक है, हम इनको रोक नहीं सकते। आए, हम इनको वेलकम करते हैं। जिस तरह से इनको वहां पे शिकस्त हुई और वेरी नेक्स्ट डे, बल्कि सेम डे ना इन्हें वेलकम करें, इन्होंने अभी आपके कैंडिडेट को हराया है और ऐसे हराया कि लोग हैरान हो गए थे कि किस तरह से हराया है। ये ना बुज़दार साहब को हाथ धोने पड़ जाएं।
मैं कंप्लीट कर लूं अपना जैदी। हाँ। जैदी साहब सुने के सेम डे सेम इलेक्शन और एक हमारे कैंडिडेट को मिले 164 समथिंग और हमारी दूसरी कैंडिडेट फौजिया अरशद साहिबा उनको मिले 174। तो जो इन्होंने बाज़मीर सर्विस लॉन्च की थी, नोटों की सर्विस, जो जिस चीज के लिए बजाय शोहरत जरदारी साहब की गूगल के ऊपर भी अगर आप सर्च करो तो आपको मिल जाएगी, तो उसके बाद जब अगले ही दिन हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया तो इनको समझ आ गई। नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स पंजाब। पंजाब में हमने रिकॉर्ड अच्छे काम किए, मजीद गुंजाइश है, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट जो हैं वो हम करेंगे, इम्प्रूव हम कर रहे हैं। निहाल साहब आपके जाने पाऊंगा, निहाल साहब क्या समझते हैं, आपकी पार्टी के मेंबरान कह रहे हैं कि आपकी पार्टी पे अभी भी दबाव डाला जा रहा है और अभी भी फोन आते हैं आपकी पार्टी के मेंबरान को, और जब आपकी कभी मीटिंग हो रही होती है पार्लिमानी लीडरान की, पार्लिमानी रहनुमाओं की, तब फोन आते हैं, कभी सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से फोन आते हैं, तो ये सर फोन का सिलसिला अभी तक रुका नहीं है? नहीं जी, फोन का सिलसिला रुका नहीं। अल्लाह करे सिलसिला रुक जाए, पाकिस्तान के जमहूरियत पे अल्लाह करे कोई बुरा छाया ना हो और ये साफ शफाफ तरीके से जिसको अवाम मुंतखब करे वही पाकिस्तान में लोगों की खिदमत करने के अहल हो। मगर बदकिस्मती से ये फोन जो है और वो जो इशारों की जबान है वो इस मुल्क में बहुत अरसे से राइज है और अब भी वो चल रही है। आई होप कि ये रुक जानी चाहिए। ठीक, मुसर्रत साहिबा, एक मामला जो ब्रेक से पहले हमने उठाया था वो डिस्कस करना चाहूंगा। ये अब्दुल कादिर साहब को आपने अपनी पार्टी में क्यों लिया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं निहाल भाई की बात से एग्री करूंगी कि बिल्कुल दुनिया हक और सच पे मबनी है, और याद रखें यही वजह है कि चाहे 70 साल इस मुल्क को लूटा खसूटा गया, जिस तरह से हुक्मरानी की गई, और उसके बावजूद हक और सच की फतह हुई। सवाल का कॉन्टेक्स्ट पहले बताना चाह रहा था लेकिन मैंने जल्दी में सवाल कर दिया। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि आपने अपनी पार्टी से अब्दुल कादिर साहब को टिकट दिया, आपकी अपनी पार्टी से आवाज़ें आई 70 करोड़ रुपए की, और आपकी अपनी पार्टी के चेयरमैन ने 70 करोड़ को कोट किया कि बाकायदा तौर पर कि बलूचिस्तान में ये आवाज़ें आ रही हैं, ये बोलियां लग रही हैं। आपकी पार्टी के अरकान नाराज हुए, जिसके बाद ये टिकट अब्दुल कादिर साहब से ले लिया गया। अब्दुल कादिर साहब आज़ाद हैसियत में खड़े हुए, तमाम बलूचिस्तान के लोग इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इन्होंने पैसा चलाया, और पैसा चला के जब ये मुंतखब हो गए और आपके अपने अरकान ने इनको वोट दिया, और जब ये मुंतखब हो गए तो आपने इन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। तो ये या तो आप स्टैंड ना लेते या फिर इन्हें अपनी पार्टी में शामिल ना करते। तो आपका समझ नहीं आ रहा कि तरीके इंसाफ किस तरफ खड़ी है, या तो पैसा चलाने वालों के खिलाफ खड़ी है या पैसा जो चला के आए हैं उनके साथ खड़ी है। जैदी साहब, मैं आपको अर्ज करती हूँ, सबसे पहले तो जो 70 करोड़ की बोलियां थी वो सिर्फ एक सूबे से नहीं थी, वो आपको पता ही है कि जिधर पैसा चला क्या कुछ हुआ, यू नो एवरीथिंग। इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है समझने की कि हमारे जब वर्कर्स की तरफ से आवाज आई तो ठीक है, किसी और जमात में ये सियासी जमहूरी प्रैक्टिस हुई कि वहां पे तो जो सल्तनत के मालिक हैं, पार्टी उनकी सल्तनत है, उनकी जाती इजारादारी है, जो फैसला हो गया सो हो गया। ये हमारी पाकिस्तान तरीके इंसाफ है जहाँ पे जमहूरी रवैये आज भी कायम है कि अगर हम पॉइंट आउट करते हैं वर्कर्स तो फैसलों को रिविजिट किया जाता है। आप अगर एक आजाद, क्या उनको आजाद इलेक्शन लड़ने का हक था या नहीं, तो जवाब है आईनी हक था। उसके बाद जिस तरह से गिलानी साहब के बेटे की माशाल्लाह से वो जो बाज़मीर सर्विस तो रिकॉर्ड पे मौजूद है, अगर इनके पास ये जिनको एतराज है और ये तो उठा रहे हैं कि पैसा चला, तो इनको चाहिए कि कोई सबूत ले आए ना, इदारे और हम और आप, मीडिया सबूत मांगता है, कोई एविडेंस, कोई चीज रिपोर्ट हुई, उसका जवाब है जीरो, कुछ भी नहीं। जिनकी रिपोर्ट हुई उनको तो आप बाइज्जत करार दे रहे हैं भाई साहब। जो गरीब आवाम का हार का जो पैसा मिला था, जो सपोर्ट के लिए यानी ओपोजिशन को भी एक स्टिंग ऑपरेशन करना चाहिए। क्या है कि क्या कोई एविडेंस है तो फिर इस पे बहस हो सकती है। और अगर वो जीत के आए हैं आजाद उम्मीदवार, और क्या आपके आइन में आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने की गुंजाइश है कि नहीं, तो अगर कोई गैर आईनी काम हुआ है तो फिर अगर गैर आईनी नहीं है तो इस पे बहस भी मेरा ख्याल है। ठीक मुसर्रत साहिबा, हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। ताज हैदर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। निहाल हाशमी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नाज़रीन कल आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे एक नए टॉपिक के साथ। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।